नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। और आज अपन एक नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो खासतौर से अपन जानते भी हैं, आनुवांशिकी और जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बारे में सभी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं 10th क्लास से आप लोग स्टार्ट कर चुके हो। 10th में भी आता है, फिर 12th में आता है, 12th के बाद में भी आपके ग्रेजुएशन और पीजी के अंदर ये सब्जेक्ट कॉमन चलने वाली है। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि आनुवांशिकी या फिर अपन इसे टर्म कहते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स किसे कहते हैं, ठीक है ना। जेनेटिक्स आता है कि ऐसे कोई भी आनुवांशिक लक्षण या फिर डायरेक्ट अपन किताबी ज्ञान के अकॉर्डिंग कहें तो जीव विज्ञान या बायोलॉजी की वह शाखा, वह ब्रांच जिसके अंदर जेनेटिक इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस का अध्ययन किया जाता हो, उसे अपन क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। इसमें दो टर्म जरूर आते हैं। जेनेटिक इनहेरिटेंस कि आपके आनुवांशिक लक्षण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं, उनका अध्ययन, प्लस आने वाली पीढ़ी के अंदर उत्पन्न होने वाली वेरिएशंस कैसे आते हैं, उनका अध्ययन। तो उसे अपन क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। तो इसके अंदर दो टर्म आते हैं, जेनेटिक इनहेरिटेंस, एक तो इनहेरिटेंस, एक तो इनहेरिटेंस आएगा, प्लस इसके साथ में उत्पन्न होने वाले वेरिएशंस। यहाँ पे आप देखोगे वेरिएशन उत्पन्न कैसे हुई, उनके बारे में ये चीज़ें कॉमन अपन इसमें पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा जो वर्क है जेनेटिक्स के ऊपर वो किसने किया था, तो यहाँ पर मेंडल जो साइंटिस्ट है उन्होंने सबसे ज़्यादा वर्क जो किया था, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा अपन देखेंगे कि जेनेटिक्स जो टर्म है, जेनेटिक जो टर्म है वो किसने दिया था, तो ये बैटसन ने जो टर्म है वो दिया था। तो ये किसने दिया था, बैटसन ने टर्म दिया था। इसे कह सकते हैं बैटसन। किसने दिया था, बैटसन ने टर्म दिया था, इसलिए बैटसन को अपन कह सकते हैं मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न, या इसे अपन कह सकते हैं मॉडर्न ऑफ फादर, या आप कह सकते हो मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स। किस जेनेटिक्स के बारे में रेफरेंस में अपन बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ अपन देखेंगे, देखो जेनेटिक्स जब भी आप पढ़ते हो तो कई ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जो जेनेटिक्स में फिक्स आते हैं, ठीक है। पहले तो अपन कुछ टर्मिनोलॉजी है वो देख लेते हैं। जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी, जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी कौन से ऐसे टर्म्स है जो जेनेटिक्स के अंदर अपन पढ़ते हैं, या फिर हमेशा वो टर्म्स आगे पीछे आएंगे। जब भी जेनेटिक्स की टर्म ब्रांच आप पढ़ोगे तो ये टर्म हमेशा पूछे जाएंगे। जैसे इनमें से आप सबसे पहला टर्म अगर अपन देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले तो क्रोमोसोम गुणसूत्र जो है वो बार बार में आएंगे। क्रोमोसोम। सेकेंड टर्म अपन देखेंगे कि क्रोमोसोम जो है वो किससे मिलके बने हुए हैं, क्रोमेटिन से। किससे बने हैं, क्रोमेटिन से। क्रोमेटिन जो है वो किससे मिलके बने हुए हैं, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बना है। डीएनए जो है उसमें क्या पाए जाते हैं, तो जीन पाए जाते हैं। जीन जो है उसकी एक जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म पाई जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, जीन मतलब एलील्स कहते हैं। तो यहाँ पे अगला टर्म जो है वो एलील्स आ जाएगा। एलील्स को मेंडल ने, हालांकि इसको डिफाइन नहीं किया था मेंडल ने, इनको जो टर्म यूज में लिया था वो यूज में लिया था फैक्टर। इन्होंने क्या बताया था, फैक्टर टर्म यूज में लिया था कि कोई फैक्टर पाया जाता है जिसकी दो फॉर्म होती है, एक डोमिनेंट होती है और एक रेसेसिव होती है, एक प्रभावी होती है, एक अप्रभावी होती है। एक टर्म अगर और अपन देखेंगे यहाँ पे तो एक जीनोम टर्म आता है। जीनोम टर्म है ना, एक जीनोम आता है। तो ये कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो जेनेटिक्स में बार बार में आते हैं। सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट्स किसी भी लेवल का हो, अगर वो देखता है तो सबसे पहले उसको बेसिक कंसेप्ट है वो अपन देखते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है। कोई भी जो जीव है या फिर अपन अपना देखते हैं ह्यूमन है, ये कोई
ह्यूमन है, कोई भी एक व्यक्ति हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके अंदर जैसे ह्यूमन के अपन देखेंगे गुणसूत्र कितने हैं, 46 गुणसूत्र जो है वो पाए जाते हैं। 46 गुणसूत्र भी दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे 46 गुणसूत्र है वो दो प्रकार के हैं। 44 गुणसूत्र ऐसे हैं जो मेल हो चाहे फीमेल हो दोनों में समान पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पे आप देखोगे 2 गुणसूत्र ऐसे हैं जो अलग होते हैं, एक X होता है और एक Y होता है। अगर ये कॉम्बिनेशन 44 के साथ में आया है तो क्या बनेगा, वो फीमेल बनेगी। अगर 44 के साथ में XY कॉम्बिनेशन आ गया तो वो क्या बनेगा, मेल बनेगा। इसका मतलब मेल और फीमेल तो डिपेंड करता है XY, और ख़ास तौर से अगर आपसे पूछा जाता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण जो होता है वो किसके द्वारा होता है, तो Y गुणसूत्र के द्वारा होता है। जिसमें भी Y होगा वो क्या होगा, नर या मेल होगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि 44 गुणसूत्र को जोड़ी के अंदर देखें तो कैसे होते हैं। 22 पेयर अपन कह सकते हैं प्लस XY, इसका मतलब ये क्या है, मेल कह सकते हैं अपन। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप इसको हैप्लॉइड कन्वर्ट करोगे तो इसका गेमिट बनेगा। गेमिट बनेगा तो कितने गुणसूत्र आएंगे, केवल 22 प्लस X। ये क्या है, गेमिट होते हैं। गेमिट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अपन कैसे हैं, डिप्लॉइड है, तो अपने अंदर जो गेमिट बनेंगे युग्मक जो बनेंगे वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। दो प्रकार के गेमिट बनते हैं। ये जो गेमिट बनता है, देखो मेल के अंदर 2 गेमिट बनते हैं, 22 प्लस Y। एक तो बन गया 22 प्लस X युग्मक, और एक बन गया अपने 22 प्लस Y 2। जबकि फीमेल के अंदर आप देखोगे तो फीमेल में केवल 22 प्लस X, केवल एक ही प्रकार का क्या बनता है, युग्मक बनता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। इसका मतलब फीमेल से तो फिक्स है, जब भी ओवम आएगा तो वो क्या लेके आएगा, X ही लेके आएगा। अब डिपेंड करता है कि मेल से क्या आए, तो मेल से 2 संभावनाएं हैं कि X भी आ सकता है। अगर ये XX आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वापस से 44 प्लस XX, ये मतलब क्या बन गई, फीमेल बन गई। अगर यहाँ पे आप देखोगे, अगर इधर से ये आ गया और इधर से ये आ गया तो इसमें क्या बन गया, 44 प्लस XY। यहाँ पे आप देखोगे 44 प्लस XY, तो ये क्या बन गया, लड़का बन गया। तो ये जेनेटिक्स होती है, इस प्रकार से जेनेटिक्स अपना चलता है। तो अब अपन पढ़ते हैं कि ये गुणसूत्र कहाँ पे होते हैं। ठीक है ना। तो वापस एक नया पेज अपन लेते हैं। देखो सबसे पहले अपन देखेंगे कि आप अपनी जो बॉडी है, अपना जो शरीर है वो किससे बना है, कोशिकाओं से। अपना शरीर जो है वो किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। सेल अपन कैसे कहते हैं, आपकी बॉडी की फंक्शनल यूनिट जो होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को अपन क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल की जब भी स्ट्रक्चर देखते हो तो ये सेल की स्ट्रक्चर है। सेल के बीचों बीच इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। तो सबसे पहले गुणसूत्र की जब भी आपसे पूछा जाता है गुणसूत्र कहाँ होते हैं, तो सेल के अंदर केंद्रक और केंद्रक के अंदर गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं। गुणसूत्र के बाद में अपन चलते हैं कि जीनोम किसे, जीनोम से पहले अपन देखते हैं डीएनए। डीएनए कि डीएनए कहाँ होते हैं, तो डीएनए सीधी सी बात है, डीएनए से मिलकर क्या बना होता है, गुणसूत्र बना होता है। कि डीएनए एक नेगेटिव पार्टिकल है, इसलिए इसके साथ में एक प्रोटीन पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन, जिसके ऊपर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है ना। बेसिक प्रोटीन होते हैं लाइसिन और आर्जिनिन के कारण से, तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके ऊपर इस प्रकार से लिपटा हुआ रहता है। यहाँ पे 4 प्रोटीन होती है, H2A, H2B, H3, H4, और प्रत्येक की क्या होती है, 2 कॉपी होती है यहाँ पे। और ये तो क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ वाली। इसकी कितना प्रोटीन हो गई, 8 कॉपी हो गई, जिसे ओक्टामर हिस्टोन के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर डीएनए जो है वो लिपटा हुआ रहता है।
ठीक है ना। इसके ऊपर क्या हुआ है, डीएनए लिपटा हुआ है रहता है यहाँ से कुछ इस प्रकार से डीएनए जो है वो लिपटा हुआ रहता है। डीएनए नेगेटिव चार्ज है और ये हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब डीएनए है वो गुणसूत्रों के अंदर पाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं, यहाँ पे आप देखोगे डीएनए, ये डीएनए आ गया। डीएनए की बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सभी को पता भी है और सभी पढ़े भी हैं, और कभी फिर कोई एक चैप्टर अलग से सेपरेट पढ़ाएंगे तब उसके अंदर डीएनए की स्ट्रक्चर अपन देखेंगे। डीएनए कुछ इस प्रकार का डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है, इस प्रकार से डीएनए की स्ट्रक्चर होती है। अब मैं ये कहता हूँ कि डीएनए का कोई भी एक फ्रेगमेंट यहाँ से यहाँ तक का अंदाज, डीएनए का एक छोटा सा फ्रेगमेंट जो कैसा हो, डीएनए का फंक्शनल फ्रेगमेंट, डीएनए का एक कार्य की खंड हो या फ्रेगमेंट को जीन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। इसका मतलब अगला टर्म क्या जाएगा, जीन। तो आपसे पूछा जाए कि जीन किसे कहते हैं तो आप सिंपल सा बताओगे, किसी भी डीएनए का फंक्शनल फ्रेगमेंट को जीन कहते हैं। फंक्शनल फ्रेगमेंट का मतलब होता है कि कोई भी डीएनए का ये खंड जो एक्सप्रेस हो सके, ट्रांसक्राइब हो सके, एक्सप्रेस हो सके, एक्सप्रेशन हो, एक्सप्रेशन के साथ में क्या बना सके, वो अपने प्रोडक्ट बना सके या ट्रांसक्रिप्शन हो सके उसका। ट्रांसक्रिप्शन हो सके, प्रोडक्ट बना सके, प्रोडक्ट बनाता हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। अब यहाँ पे देखोगे एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि कोई भी जीन अपने अंदर क्या है उसको वो कैसे रिप्रेजेंट करे। तो सीधी सी बात है, डीएनए है, डीएनए से क्या बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, और ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, और आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। और प्रोटीन जो है वो अपना क्या दिखाएगा, प्रभाव दिखाएगा जो आपको दिखाई देता है। तो कैसे प्रभाव दिखाता है उसी को अपन क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं, है ना। अपने आप को रिप्रेजेंट करना एक्सप्रेशन कहते हैं। तो कोई भी डीएनए का ऐसा खंड जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, अपने प्रोडक्ट बना सके, अपना ट्रांसक्रिप्शन कर सके, अपनी प्रोटीन बना सकता है, वो सभी क्या कहलाते हैं, जीन कहलाते हैं। तो ये आ गया जीन। अब अपन देखेंगे अगला टर्म कि जब भी आप जीन टर्म पढ़ते हो, जीन, जीन के साथ में प्रत्येक जीन की 2 कॉपी उपस्थित होती है। जीन कहाँ उपस्थित होते हैं, तो क्रोमोसोम के ऊपर उपस्थित होते हैं। जैसे अपन यहाँ पे जीन की स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो मैं एक सिंपल सा गुणसूत्र जो है वो बना देता हूँ। यहाँ पे ये गुणसूत्र है, इस प्रकार से। इस प्रकार से ये क्या है, गुणसूत्र है, और इसे अपन क्या कहते हैं, होमोलोगस गुणसूत्र, होमोलोगस क्रोमोसोम। इसे अपन क्या कहते हैं, होमोलोगस गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। ये दोनों जो होते हैं वो तो क्या होते हैं, एक दूसरे की सिस्टर क्रोमेटिड होती है, कॉपी होती है एक दूसरे की, इसलिए इसे सिस्टर क्रोमेटिड के नाम से जानते हैं। जबकि ये दोनों जो हैं आपस में, ये वाली, ये दोनों एक दूसरे की अननोन है, ठीक है ना। एक तो है क्रोमोसोम जो है वो कहाँ से आता है, मदर से आया है, और एक गुणसूत्र जो है वो कहाँ से आया है, फादर से आया है। इसलिए दोनों क्या है, एक दूसरे के लिए अननोन है। तो ये दोनों क्रोमेटिन है, ये क्या कहलाती है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाती है, ठीक है ना। इसका मतलब सेम गुणसूत्र के ऊपर, एक ही गुणसूत्र के ऊपर 2 क्रोमेटिड है, सिस्टर क्रोमेटिड के ऊपर जीन उपस्थित होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे
जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये स्ट्रक्चर ऐसे बना दी मैंने, ये क्या है, जीन उपस्थित है, यहाँ कोई जीन उपस्थित है, यहाँ कोई जीन उपस्थित है, यहाँ कोई जीन उपस्थित है। जीन का मतलब, उपस्थित का मतलब क्या है, डीएनए ही है, लेकिन ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए अपन इसे क्या कह रहे हैं, डीएनए के नाम से जान रहे हैं, मतलब जीन के नाम से जान रहे हैं। अब ये मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि ये क्या है, जीन है, ये भी क्या है, जीन है। एक जीन की अब अपन टर्म पढ़ते हैं आगे, एलील, एलील्स, एलील्स। एलील्स किसे कहते हैं, किसी भी एक जीन की दो अल्टरनेट कॉपी प्रेजेंट होती है। यहाँ पे अपन इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, एक जीन की दो अल्टरनेट कॉपी, अल्टरनेटिव कॉपी को एलील कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। इसका मतलब कभी कभी देखने को मिलता है एक जीन की एक से अधिक एलील भी प्रेजेंट हो सकते हैं, एक से अधिक कॉपी भी प्रेजेंट हो सकती है, उसे मल्टी एलेलिक कंडीशन कह सकते हैं। लेकिन अपन नॉर्मल एलील पढ़ रहे हैं तो किसी भी एक जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म, है ना, दो भी ना लिखो तो भी आप लिख दो, अल्टरनेटिव फॉर्म को अपन क्या कहते हैं, एलील के नाम से जानते हैं। एलील में दो से अधिक कॉपी भी हो सकती है, एक जीन की एक से अधिक कॉपी यदि प्रेजेंट हो तो मल्टी एलेलिक जीन, ऐसे जीन को क्या कहते हैं, मल्टी एलेलिक जीन के नाम से जानते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप, जैसे ब्लड ग्रुप जो होता है उसके अंदर मल्टी एलेलिक फैमिली वाला जो करेक्टर है वो लक्षण देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखोगे ये जीन है, इसकी जो जीन है इसको नाम मैं सपोज ए देता हूँ, ये जीन क्या है, ए जीन है। इस जीन की दो कॉपी है, यहाँ पे देखेंगे अपन ए और ए। ये कोई बी जीन है, यहाँ पे इसकी दो कॉपी है, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है। यहाँ पे कोई सी जीन है, इसकी दोनों कॉपी कैसी है, स्मॉल है। इसका मतलब किसी भी जीन जो है, कोई भी जीन तीन फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। एक जीन के जो एलील है वो तीन फॉर्मेट में प्रेजेंट हो सकता है। यहाँ पे आप देखोगे जीन, ठीक है ना, जीन की कॉपी कैसे अरेंज होती है तो वो आप लोग यहाँ पे देख पाओगे। जैसे एक तो अपन कहेंगे कि ये जीन ए है, जैसे यहाँ पे देखोगे एक जीन क्या है, ए है, एक जीन बी है, एक जीन सी है और एक जीन टी है। ऐसे कोई जीन है, ये सपोज 4 जीन है कोई, ठीक है। अब इनकी कॉपी कैसे हो सकती है, या तो ये कैपिटल ए हो सकती है, कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकती है, या स्मॉल ए हो सकती है। इसका मतलब एक जो जीन है उसको तीन फॉर्मेट के अंदर उसकी एलील्स प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो दोनों ही एलील कैसे हो, कैपिटल हो, या एक एलील कैपिटल हो, दूसरा कैसा हो, स्मॉल हो। आगे यहाँ तक समझ। सेम इसी प्रकार से अगर आप बी की देखोगे तो बी की में भी या तो ये कंडीशन होगी, या ये कंडीशन होगी, या फिर ये कंडीशन होगी। मतलब हमेशा तीन कंडीशन देखने को मिलेगी, सी 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 सी। यहाँ पे भी टी में देखोगे टी 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 और टी, ये कंडीशन प्रेजेंट होती हैं एलील्स की, ठीक है। तो इसे अपन क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। अब दो टर्म अपन पढ़ते हैं कि एलील की दो फॉर्म क्यों होती है, ठीक है। इसका मतलब एलील को अपन दो टाइप में अपन लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पे एलील को अपन क्या लिख रहे हैं, दो टाइप के अंदर लिख रहे हैं एलील को। एक होता है कैपिटल, एक होता है स्मॉल,
ये अपन तो लिख रहे हैं, लेकिन मेंडल या एक्सपेरिमेंट जो हुए थे उन्होंने क्या बताया था कि प्रत्येक जीन के 2 कारक या 2 फैक्टर होते हैं, जिनमें से एक कारक प्रभावी होता है, मतलब अगली पीढ़ी में अपने गुण ले जाने के लिए वो सक्षम होता है, और दूसरे वाले को वो छुपा देता है, या फिर दूसरे वाला सक्षम नहीं होता है। तो इसका मतलब एक तो हो गया डोमिनेंट और एक हो गया रेसेसिव, एक हो गया प्रभावी, एक हो गया अप्रभावी, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 फॉर्म है, जो कैपिटल जिसको अपन ऐसे लिख रहे हैं कैपिटल, और एक को अपन लिख रहे हैं स्मॉल, तो ये तो क्या हो गया प्रभावी, इसको तो क्या बोलेंगे प्रभावी एलील्स। ये तो क्या है प्रभावी एलील है, जिसे अपन डोमिनेंट एलील के नाम से जानते हैं। ये अपना प्रभाव अगली पीढ़ी में ज़्यादा दिखाता है, ठीक है ना। दूसरा अगर अपन देखेंगे ये वाला स्मॉल, तो इसे अपन क्या कहेंगे, यहाँ पर ये अप्रभावी रहेगा, अपना प्रभाव इसके साथ कभी भी नहीं दिखा पाएगा, अप्रभावी। अकेला रहेगा तो अपना प्रभाव दिखाएगा, लेकिन इसके साथ में नहीं दिखाएगा, कैपिटल के साथ में, तो इसे अप्रभावी बोल सकते हैं, या फिर इसे रेसेसिव, इसे क्या कह सकते हैं रेसेसिव एलील के नाम से जान सकते हैं। तो अगली पीढ़ी में ये जो है, जो एलील अपना प्रभाव दिखा सकते हैं उसे तो डिनोट करते हैं अपन डोमिनेंट से, मतलब कैपिटल से, और जो अपना प्रभाव अगली पीढ़ी में नहीं दिखा पाते हैं तो उसे अपन क्या करते हैं रेसेसिव कहते हैं, और उसे डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से। ये सभी टर्म जो है, एलील जो टर्म है वो हालांकि मेंडल ने नहीं लिया था, मेंडल ने क्या बताया था कि फैक्टर पाए जाते हैं, तो ये एलील के बारे में उन्होंने बताया था।